All right. Hi, everyone. Good evening. Can you guys hear me and see the screen? All right. Great. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करा था एंड वी हैड आल्सो डन in fact we had two lectures together, so we were able to do pretty good in terms of covering the colligative properties, right? So if you remember, मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म से ये स्टार्ट किया था चैप्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन दिया था, देन बोला था हम लोग किस तरीके से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने डिस्कशन देखा था, दैट व्हाट दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एंड व्हाट देयर फॉर्मूलाज आर। ठीक है, जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज थे हम लोग इनके डेरिवेशन में किसी के भी नहीं गए, बिकॉज इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन इज बियॉन्ड आर करंट स्कोप। उसके लिए थोड़ी और थर्मोडाइनमिक्स आनी चाहिए so as to be able to derive those results. But ठीक है, हम लोगों ने उतना पढ़ा नहीं है, तो it's okay. We are fine with remembering the result and applying them in questions. While we applied them in questions, we found them to be pretty simple, straightforward questions. All you have to do is take care of the concentration terms, take care of the units. Now, in today's class, I am going to remove one of the assumptions, right? हम लोगों ने कुछ assumptions लिए थे, so I'm going to remove one of the assumptions and resolve all these colligative properties. The assumption which I'm going to remove is that now I'm going to take solute particles which can dissociate or associate, right? तो इसके पहले आपने नोटिस किया होगा जितने न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे उसमें I was taking either the example of glucose solution or urea solution, because in those cases the solute particles didn't associate or dissociate, तो number of particles affect नहीं हो रहे थे. But अब मैं आपके साथ में ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिस्कशन करूंगा जहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अफेक्ट होंगे एंड एज अ रिजल्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी. व्हाई? बिकॉज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. याद आ रहा है ये बैकग्राउंड? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड और कंटिन्यू आवर डिस्कशन with this heading called as Van 't Hoff factor. Now this is a property, or this you can say this is a term that captures the association or dissociation of solute particles. ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ काफी सिंपल सा रहेगा आपके सामने. इसको हम आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट सेज दैट Van 't Hoff factor is equal to the actual, or you can say experimental number of solute particles, right? Because of dissociation or association जो भी actual particles होंगे upon the theoretical number of particles, or you can say expected number of particles assuming there was no association or dissociation. ठीक है, लिखो इतना.
ऑलराइट, लिखा सबने ये? ठीक है, नाउ नोटिस करना, बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन बढ़ जाएंगे, तो वैन ऑफ फैक्टर मोर देन 1 रहेगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, एंड एसोसिएशन में what will happen, number of particles will decrease and as a consequence I, the van 't Hoff factor will be less than 1. Now how do I calculate I? ठीक है, एक बार पहले डिसोसिएशन पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी फोकस ऑन डिसोसिएशन। ठीक है, आप इस तरीके से एक टेबल क्रिएट कर लो। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे। ठीक है, now focusing on the left hand side, due to dissociation स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स से NaCl लिया, तो कैन यू सी NaCl का वैन 't Hoff फैक्टर 2 आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल, मान लो आपने C मोल्स या C कॉन्सेंट्रेशन NaCl डाला, तो इट डिसोसिएट्स एंड गिव यू C मोलर Na प्लस एंड C मोलर Cl माइनस, राइट? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2C आ गए, theoretical was C only, so you see the van 't Hoff factor comes out to be 2. Aluminium सल्फेट का van 't Hoff factor कितना होगा? That is also a strong electrolyte. What will be the van 't Hoff factor of aluminium sulfate? राइट, सेम थॉट प्रोसेस से आप जाओगे, इसका van 't Hoff फैक्टर 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे लिख रहे हैं हम लोग van 't Hoff फैक्टर? ठीक है, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप नोटिस करना, द van 't Hoff फैक्टर वैल्यू वुड डिपेंड अपॉन अल्फा, कि कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो से अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूंगा C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो यहाँ पर आप नोटिस करना I will come out to be 1 plus alpha, like number of particles that are there after dissociation and before dissociation. इसको भी लिखो।
ऑल राइट, लिख लिया सबने? नाउ इसी को अगर मैं एक, वैसे तो यू नीड नॉट रिमेंबर दिस, बट समटाइम्स इट इज फास्टर, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला टाइप क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए. तो लेट्स से if this is an goes to na and alpha is a degree of dissociation, like it's a weak electrolyte, then I can be written as 1 plus n minus, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ का कोफिशिएंट 1 ही रखना है, तो n minus 1 अल्फा. ठीक है, और यू कैन से अगर कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, ax by dissociating into xa by, you can always derive saying this c00 c1 minus alpha xc alpha yc alpha, and you can put it in the formula. You will get I is equal to 1 plus x plus y minus 1 into alpha. ये x और y को ऐड करो, माइनस 1, यहाँ का कोफिशिएंट 1 रखना है, इंटू अल्फा. इस तरीके से एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो फॉर फास्टर प्रॉब्लम सॉल्व. ठीक है, ऑल्दो remembering the basics never hurt. It will take like more, like 5 seconds or 10 seconds, but if you remember the basic actual number of particles upon the theoretical, you will always be able to get the correct value of I. ठीक है, ये समझ में आया? इसको भी लिख लो. ठीक है, लिखा सबने ये इतना? तो ये आपका डिसोसिएशन वाली साइड था. एसोसिएशन में भी मतलब जस्ट लाइक would want to add that I is less than 1, and in case you come across say this kind of a representation that polymerization हो रहा है, Na is giving an and alpha is the degree, right? So you can again get the result of I in the following manner. You put the basic formula, actual particles upon theoretical particles,
this comes out to be in the following manner: I is equal to 1 plus 1 upon n minus 1 into alpha. ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, I 1 से कम ही आएगा. ठीक है, सर एक बार पूरा पेज दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेंगे. पूरा पेज, ये है पूरा पेज. ठीक है, हाँ लिखा सबने ये. अब इसका यूज देखेंगे हम लोग कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा. ठीक है, हाउ टू यूज Van Hoff factor in colligative properties, which is pretty simple, straightforward. Colligative properties are proportional to the number of solute particles. I is what is capturing that number of solute particles. So colligative properties are directly proportional to I. That's it. तो यहाँ पर अपनी जितनी भी colligative properties थी उनमें सब में I लगाना शुरू कर दो. Osmotic pressure pi is equal to CRT सीखा था, I लगा दो, because that will capture the number of particles, actual number of particles. RLVP, relative lowering of vapor pressure, P naught minus PS upon P naught was equal to mole fraction of solute, because now the solute dissociates or associates, उसके adjacent I put कर दो. ठीक है, it will capture the number of actual number of particles. ठीक है, although यहाँ पर you can see that there is a degree of approximation that is being used, because you can ask me a doubt saying this कि sir मोल फ्रैक्शन तो होता था मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सल्यूट, राइट. एंड ये जो मोल्स ऑफ सल्यूट हैं ये एक्चुअली आई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट. तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी तो एक आई रहेगा ना, इसको क्यों भूल गए. तो द थिंग इज दैट बिकॉज वी आर मोस्टली वर्किंग विद डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, दिस थिंग इज प्रीटी मच लाइक ये पार्ट डोमिनेट करता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखना इज एक्सेप्टेबल. समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं. नाउ और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने देखी थी. हाँ, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मत लिख देना in terms of I times mole fraction of solvent, because solvent थोड़ा ना associate करता है. It was a solute that was dissociating. Boiling point और उसके elevation का जो फॉर्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू केबी, सीधे I से मल्टीप्लाई करो, राइट. एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट वाज KF इनटू मोलालिटी, इसको भी I से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, और KF तो आपको लिखना आता ही है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना पड़ता है, राइट. So this is how you go about doing it for the colligative properties. पहले इतना लिख लो, then if you want then you can copy that table or you can leave that table because it's pretty much the same what you have done in the last class. लिखो इसको.
लिखा सबने ये? लिख लिया? ऑलराइट देन, इसके नीचे का ये लिखने की जरूरत है, और इज इट समथिंग दैट इज ओके विद यू? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आधा आधा लिख लो, या चलो लिख ही लो, फटाफट फटाफट लिख लो। आप लोगों को वैसे भी फॉर्मूला शीट्स बनानी होती हैं, समरीज बनानी होती हैं, यू कैन टेक सम हेल्प। लिखो इसको। लिखा इतना पार्ट? Yes, sir. देन इतना लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला। So once, ऊपर लो, स्क्रीनशॉट लेना है। yes, a screenshot. ठीक है, ले लिया? Yes. ऑलराइट देन, इसका देख लो। ठीक है, लिखा सबने ये? नाउ ये क्वेश्चन ट्राई करो जिसने लिख लिया है।
ऑलराइट, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? The following solutions have equal concentrations. Which one will show osmotic pressure minimum? ये I का वैल्यू कंपेयर करना है. सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज्यूम करते हुए आगे बढ़ना है. इसका I3 आएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4. तो मिनिमम किस केस में होगा? AgNO3 के केस में. कॉन्सेंट्रेशन सबका बराबर दे रखा है, राइट? ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक है, इसमें लाइक आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा दैट आपको पता है कि ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. दैट इज समथिंग विच विल बी एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि इतना तो पता ही होगा. ठीक है, डोंट लाइक एक्सपेक्ट दिस टू बी समथिंग जहां पर यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन में. करेक्ट, तो इसमें आई का वैल्यू वापस नोटिस करा. ग्लूकोज यूरिया और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उनका आई का वैल्यू बन रहेगा KCl का 2 एंड कैल्शियम क्लोराइड का 3. चलो इसका आंसर बता दो फटाफट फटाफट, क्या रहेगा? करेक्ट, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट, वो इंटैक्ट रहेगा. तो ये जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंपाउंड है, इसका वेंटा फैक्टर 5 आएगा एंड इज मैचिंग विद द सी ऑप्शन. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ.
इसमें क्या आ रहा है, दैट वैन ऑफ फैक्टर इज गिवन एज 1.95, करेक्ट। तो ये KCl, वैसे तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वैन ऑफ फैक्टर 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ठीक है, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है 1.95 है और अल्फा पूछा जा रहा है, तो ठीक है, हमें इस तरीके का अगर रिप्रेजेंटेशन है KCl गिवन K प्लस Cl माइनस, तो इसका वैन ऑफ फैक्टर 1 प्लस अल्फा रिटर्न होगा एंड उससे अल्फा का वैल्यू 0.95 आएगा। ठीक है, समझ में आया? काफी सिंपल सा है ये। नाउ couple of questions to help you recognize and avoid careless mistakes. ठीक है, यहां पर नोटिस करना, ये काफी सिंपल से आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं जिनका वेंट ऑफ फैक्टर आपको पता होगा और उससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बता सकते हो। ठीक है, देन based upon these I am going to ask you about the Van't Hoff factor of the following two cases. ये तो एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पाई इज इक्वल टू 0.1 RT यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर 2 into 0.1 RT because it is an electrolyte dissociating and Van't Hoff factor is 2. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओ, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है। ऑलराइट, क्या आ रहा है आंसर यहाँ पर? 2, व्हाट इज 2? RT के टर्म्स में बताओ ना, जैसे ऊपर 0.1 RT या 0.2 RT, तो व्हाट इज दिस RT के बराबर?
आंसर आ रहा है 0.8 RT. कैसे? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ना. इतना क्या डिफिकल्ट था इसमें भाई? समझ में आया ये? नहीं सार्थक, नहीं यश, पूर्णा तुम्हारा आंसर करेक्ट है. बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं. क्यों भाई, ऐसा क्या डिफिकल्ट था इसमें? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दिस क्लियर? अगर ये समझ में आ गया है तो फिर लेट्स सी इफ यू कैन गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस. क्या रहेगा आंसर, बताओ जरा. Correct, 0.4 RT. All you need to do is apply the same formula, no problem, but the concentration has to be after mixing one. Right? That is the catch. So it is mostly about avoiding these careless mistakes. ठीक है, मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम डबल हो गया ना, तो concentration after mixing will be this much. That is what you'll use here. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कॉपी करो और साथ में इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर कर दो.
ऑलराइट, आया कुछ आंसर अगले क्वेश्चन का? What would be the correct representation? मतलब ये जो ऑप्शंस है उनके वैन ऑफ फैक्टर आर व्हाट यू आर सपोज्ड टू मैच विद द क्वेश्चन, राइट? सो काफी सिंपल सा है, डेल्टा टीएफ का डेटा दे दिया है, मोलालिटी दे दिया है, केएफ दे दिया है, उससे आप आई निकालोगे एंड इट मैचेस विद द सी ऑप्शन, तो यू गेट योर आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। काफी सिंपल क्वेश्चंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, इस चैप्टर में स्कोरिंग है बहुत, जस्ट लैंग्वेज के साथ में फेमिलियर होने की जरूरत है। कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकली काफी स्कोरिंग है। ठीक है, क्या आ रहा है इसका? करेक्ट, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ से वैन ऑफ फैक्टर 0.5 आ जाएगा, राइट? सो इफ यू आर अज्यूमिंग दिस काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन लाइक एन ए गिविंग ए एन, तो उसको आप पुट करके एन का वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो 2 आ जाएगा। अल्फा विल बी 1 बिकॉज इट इज गिवन 100% पॉलीमराइजेशन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये काफी इजी इजी क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, लाइक जस्ट मेक श्योर दैट यू read the language carefully and then answer. Try करो।
हाँ ठीक है यश, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। बाकी लोगों को भी समझ में आया? प्रत्याशा पार्शियली is not correct. B is the answer. ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, ध्यान से लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन समझना था। Like the basics are as follows: that colligative properties are proportional to I times concentration. Right? यूरिया के केस में I का वैल्यू 1 रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड में I का वैल्यू 3 रहेगा, अल्यूमिनियम सल्फेट में I का वैल्यू 5 है एंड सोडियम क्लोराइड में I का वैल्यू 2 है। Right? So you multiply them by their concentrations and you get certain values. Now notice करना यहाँ पर the value came out to be highest for the second option. ठीक है, for the second solution. Now what does that mean? If I into concentration is maximum, it means that the elevation in boiling point is maximum. ठीक है, तो boiling point elevate हो रहा है ना, तो boiling point will be maximum. जो solvent था उसका boiling point सबसे ज्यादा बढ़ेगा, तो उसका boiling point भी maximum रहेगा. The depression in freezing point will be also maximum, but this is depression, so the actual absolute value of freezing point will be the least in this case. Osmotic pressure is yes directly proportional to I, so if I into C is max, तो osmotic pressure is also max. Vapor pressure के बारे में यहाँ पे आप notice करना, if I into C is max, then the relative lowering of vapor pressure will be maximum, like lowering will be maximum, so the absolute value of vapor pressure will be minimum, right? So based upon this, अगर आपको पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है and you judge each of these options, so the B option makes the most sense, that the freezing point will be highest for solution 4, because for solution 4 I into C is the least. That means the depression in the freezing point is least. So the absolute value of freezing point is maximum for this solution 4. समझ में आया ये? कैसे सोचना था, क्या मिस्टेक अवॉइड करनी थी? ठीक है, लिख लो इसको, या लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं ध्यान में रखने के लिए, इसको लिख लो। ऑलराइट, लिखा सबने? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है। क्या आंसर रहेगा?
ऑल राइट, तो इसमें क्या आ रहा है आंसर आपका? बी ऑप्शन आ रहा है। एक एक ऑप्शन को आप अच्छे से रीड करोगे, समझ में आएगा, राइट? सो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, लाइक दैट इज व्हाट द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ इज, राइट? सुक्रोज सॉल्यूशन, सेम मोलालिटी in different solvents have same depression and freezing point, नहीं ना? Kf depends upon solvent, तो अगर सॉल्वेंट चेंज हो गया तो Kf का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एज अ रिजल्ट तो वैल्यू है डेल्टा Tf का वो भी चेंज हो जाएगा। दिस इज करेक्ट, लाइक यहाँ पर आप निकालोगे BaCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर 3 आ रहा है, KCl का वेंट ऑफ फैक्टर 2 आ रहा है, CH3COH एसिड, ये एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 से तो कम होगा बट 1 से तो बड़ा होगा, एंड ग्लूकोज इज लाइक अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका वेंटा फैक्टर 1 रहेगा। देन m इज द मोलैरिटी, तो फॉर्मूला ये, आई थिंक ये ई ऑप्शन इज व्हाट यू माइट हैव बीन काइंड ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड अबाउट, कि ई ऑप्शन मॉलिक्यूलर वेट और वेंट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सब कैसे रिलेट हो रहा है। तो इट इज वेरी सिंपल, इफ यू नोटिस द फॉर्मूला, वेंट ऑफ फैक्टर इज एक्चुअल मोल्स अपॉन theoretical moles, and moles is, you can say, inversely related to molecular weight, no? Moles is equal to mass upon molecular weight, right? So instead of then moles, you can write the molecular weight, तो ये experimental molecular weight denominator में आ जाएगा और theoretical molecular weight numerator में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो theoretical molecular weight रहेगा, you can see that will be as per the formula, an experimental molecular weight will be that theoretical divided by Van't Hoff factor, so it will be lesser in this case, ठीक है? समझ में आया ये? ठीक है, इनफैक्ट ये रिजल्ट भी आप लिख सकते हो, how Van't Hoff factor can be written in terms of moles, in terms of colligative property, in terms of molecular weight, experimental moles upon theoretical moles, या फिर experimental colligative property upon theoretical colligative property, और theoretical molecular weight upon experimental molecular weight। इस तरीके से you can determine। लिखा सबने? ये क्लियर है?
ठीक है. Now, like you can think of it, you have done almost half of the chapter. ठीक है. Or in fact, you can even think more than half of the chapter. You have studied about the 4 colligative properties, and now you have also studied these colligative properties with Van 't Hoff factor. So you will be able to solve a lot of questions. मैंने आपके साथ share कर दिए हैं group पर, which questions you can target first in completing what you have learned in the last as well as this lecture today. Now, next topic जो है हमारे सामने, it is called as binary solution of volatile liquid. So यहाँ पर अब मैं एक और assumption remove कर रहा हूँ जो हम लोग last class में लिख रहे थे. So if you remember last class का discussion, यहाँ पर हम लोगों ने एक और assumption लिया था that the solute is non-volatile, right? Sugar, salt, these were non-volatile solutes. तो अब मैं ये assumption भी remove कर रहा हूँ. I am going to take a solute which is also volatile in nature. So for example, I will mix water and ethanol. Water is, let's say, my solvent, which was already volatile, and ethanol will be my solute, which is also volatile in nature. Right? So I will be removing this assumption. And by removing this assumption, मैं सारे के सारे colligative properties नहीं discuss करूंगा अब आपके साथ. The only colligative property which I am going to discuss is RLVP. Raoult's law and RLVP. That is going to be our focus. Okay, so with that context in mind, let's look at this binary solution of volatile liquid. Now, setup समझ लेना. जैसे मैंने आपको बताया, the objective is to study the vapor pressure of the solution and its dependence on its composition. Now, setup कैसा है? एक vessel है, closed vessel है at some particular temperature, say T, and you have mixed the 2 volatile liquids in it, say A and B. These are the 2 volatile liquids. Their liquid phase composition is denoted by their mole fractions XA and XB. Right? These are the mole fractions of A and B in the liquid phase. Now, these, because they are volatile, are going to form vapors. So the space above the liquid is going to be filled by these vapors of these volatile liquids. So that vapor phase composition is going to be described by their mole fractions Ya and Yb. ठीक है, ये सेटअप है. अब इसको हम लोग स्टडी करना चाहेंगे, इसका वेपर प्रेशर वगैरह सब समझना चाहेंगे, बट पहले आप ये सेटअप कॉपी कर लो.
ऑलराइट, लिख लिया सबने ये? ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे थोड़ा सा और डिटेल्स लिखना। तो ये जो लिक्विड ए एंड बी डाला गया है, ठीक है, से वाटर एंड इथेनॉल है, तो उनका प्योर वेपर, प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर डिनोट करते हैं हम लोग सिंबल पी नॉट ए और पी नॉट बी से, राइट। ये आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, प्योर कंपोनेंट का या प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हम लोग पी नॉट से शो करेंगे। एंड जो उनका एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा वो तो इसके बराबर नहीं होगा, बिकॉज नाउ दे आर इन फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर, and as per our understanding the vapor pressure should lower down, right? So pa, the actual vapor pressure will be less than p naught a, and pb will be less than p naught b, right? And their values are as per the Raoult's law, right? And the total vapor pressure is going to be equal to pa plus pb, that is going to be equal to xa p naught a plus xb p naught b, right? इसको लिख लो, समझ में तो आ गया ना ये? मतलब इट्स द सेम राउल्ट्स लॉ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था। हाँ, PA and PB are vapor pressure of A and B in the mixture. You can also say that they are partial pressures, like because they are part of a mixture, no? So you can say as PA is the partial vapor pressure of A, PB is the partial vapor pressure of PB. Although I don't know, I have never seen that word kind of being used anywhere, partial vapor pressure. They're just said to be vapor pressure or just partial pressure. पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड नहीं सुना मैंने कभी, ठीक है? लिखा सबने ये? तो इसी बात पे क्वेश्चन कर लो फटाफट फटाफट, गेट द आंसर. Pretty straightforward application of the concept that we have just now studied.
ऑल राइट. हाँ, डी ऑप्शन विल बी द आंसर. लाइक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मोल फ्रैक्शन 1/5 4/5 आ जाएंगे, है ना. अच्छा, ये तो चलो आसान पार्ट था. थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए. दैट ये तो आपको टोटल वेपर प्रेशर मिल गया. व्हाट विल बी द वेपर फेज कॉम्पोजिशन. ठीक है, जो वाई ए वाई बी के बारे में बात करा था अपन ने, ऊपर डिनोट करा था. ये जो वेपर्स बन रहे हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा. दे विल डेफिनेटली नॉट बी 1/5 4/5. ठीक है, जो ज्यादा वॉलेटाइल है, इन दोनों में से कौन ज्यादा वॉलेटाइल है. क्लोरोफॉर्म एसीटोन में से कौन ज्यादा वॉलेटाइल है. यू कैन सी जिसका पी नॉट ज्यादा होगा वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा. तो आर एंटिसिपेशन वुड बी कि अब अगर ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 20% 80% कॉम्पोजिशन है इन लिक्विड फेज, तो वेपर फेज में जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसका कॉम्पोजिशन बढ़ जाना चाहिए. यानी कि एसीटोन का मोर देन 80 होना चाहिए और क्लोरोफॉर्म का लेस देन 20% होना चाहिए. राइट, निकाल के बता दो चलो. ठीक है, ट्राई दिस नाउ. हिंट है आपके लिए डाल्टन्स लॉ यूज करना, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी न्यू. ट्राई करो. राइट, हाँ ठीक है प्रत्याशा पूर्णा, आई थिंक योर आंसर्स आर प्रीटी मच करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे हमको यही यूज करना है. डाल्टन्स लॉ व्हिच सेज दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. अब टोटल प्रेशर मैंने निकाल लिया था. राइट, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रहेगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए. सब्स्टिट्यूट द डेटा, यू गेट द आंसर.
राइट. सो कैन यू सी दैट ये 80% से ज्यादा हो गया और ये 20% से कम हो गया, होना भी चाहिए था एज पर आर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा हवा में जाएगा ना, ज्यादा वेपर्स बनाएगा, ज्यादा कॉम्पोजिशन रहेगा उसका, है कि नहीं? क्लियर है ये? लिख लोगे? चलो पैरेलल में लिखते रहो, जिसने लिख लिया है। एक और क्वेश्चन करते हैं ना यश, इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मैंने वेपर फेज कॉम्पोजिशन पूछा था ना, तो वाई ए मैं प्रेशर से कैसे रिलेट कर सकता हूँ? वो डाल्टन्स लॉ से आता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कौन सा? वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर। तो पी ए इज इक्वल टू वाई इंटू पी टी आ गया। पी ए का वैल्यू एक्स से पी नॉट है और पी टी का वैल्यू एक्स से पी नॉट है प्लस एक्स जी पी नॉट भी है। पुट करा और आंसर आया, ठीक है। जिसका नहीं आया था उसको कॉपी करना चाहिए, जिसका आ चुका है दे कैन ट्राई दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना ऊपर वाला, देख लो। ये क्वेश्चन था, ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, और 1 और 4 इनके मोल्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन 0.2 0.8 है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अब।
ऑलराइट, क्या आ रहा है? सी ऑप्शन 0.237। ठीक है, करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन पूछा है ना, टोलुइन इज यहाँ पर जैसे बी है तो बेसिकली वाई बी पूछा है। एक्स बी एक्स से 0.5 है। पी नॉट ए बेंजीन का 119 है, पी नॉट बी इज 37। तो you went about the same thought process. YB will be PB upon PT and you calculated. ठीक है, I think काफी simple straightforward था, not much to worry about. ठीक है, alright. थोड़ा सा लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन समझकर ये अगला क्वेश्चन ट्राई करना. लेट्स सी if you are able to get the answer. हाँ, ट्राई करो ये वाला. हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन था पी टोटल का, उसको रीड करना आना चाहिए करेक्टली. एक्स बी के टर्म्स में लिखना है तो आपको ये फॉर्मूला तो आता ही है. अब आप एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख दो तो यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट योर पी टोटल इन दिस मैनर. एंड नाउ you will get that P naught A is 120 and P naught B minus P naught A is 75. यहाँ से आपको P naught A और P naught B मिल जाएगा 120 and 45. Correct. C option will be your answer. ठीक है, समझ में आया ये? ये सबका आंसर करेक्ट ही था. सानिका, प्रत्याशा, यश, पूर्णा, सबका ठीक है. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं. या यू वांट टाइम टू कॉपी दिस? लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं?
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट देखना ये क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई एंड आंसर दिस। राइट, तो इस क्वेश्चन को आप एक्चुअली दो तरीके से आंसर कर सकते थे। वन, वेयर कुड हैव गॉन न्यूमेरिकली, राइट, हाउ यू हैव बीन डूइंग दैट p total is equal to xa p naught a plus xb p naught b, राइट, एंड गिवन देयर मास, वहां से आप उनके मोल्स निकाल लोगे और मोल्स से फिर आप मोल फ्रैक्शन निकाल के सब्स्टिट्यूट करके आंसर दे सकते हो। दैट वुड हैव बीन अ रियली रियली लॉन्ग एक्सरसाइज, वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम। The other you can think of is in a subjective manner. Okay, this is actually why I wanted to bring this example over here, thinking about the subjective way of answering this question, which is pretty neat if you look at it. That ये जो P naught A और P naught B है, right? One is 200 and one is 41.5. The P total has to lie in between the two. Okay, it can't be lower than the lowest or it can't be higher than the highest. So that is one subjective guess which eliminates option B and option C. So A और D में आपको जज करना है, and notice now
another aspect about PT, the total pressure, will be that it will be close to the one जिसका mole fraction ज़्यादा होगा. Like it's a weighted average, no, of P naught A and P naught B. So जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसके क्लोज होगा. तो यहाँ पर एक वैल्यू 200 के पास है और एक वैल्यू 41.5 के पास है. तो लेट्स क्विकली ट्राई एंड थिंक अबाउट देयर मोल फ्रैक्शंस. And इसके लिए भी you need not do a complete analysis or calculate the moles. You can do a subjective analysis that for A you are noticing, right? A stands for chloroform. Chloroform का mass is given lesser than the mass of dichloromethane. ठीक है? And molecular weight of chloroform is going to be greater than that of dichloromethane. As a consequence, moles of A, moles of chloroform are definitely less than B, right? तो A का mole fraction कम है, B का ज़्यादा है, so the answer has to be closer to the mole fraction of B, ना? So that makes me put D option as my answer rather than doing the actual total calculations. समझ में आया ये? ठीक है, चलो बेस्ड ऑन दिस ये अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो. Try this one as well. ऑलराइट, इसका भी आंसर आप सब्जेक्टिवली निकाल सकते हो. One way is to numerically go about the same Dalton's law and Raoult's law का combination, that y is equal to PA upon PT.
एंड पीए का आपने एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी टोटल का एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी का फॉर्म लिखा, डेटा जो है पुट करा और आंसर निकाला, एंड यू विल गेट टू नो किसका ज्यादा है. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो थिंक सब्जेक्टिवली ओवर हियर दैट एक्स ए एंड एक्स बी इज सेम, like 50-50 combination है. And based upon this vapor pressure data, जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, यू कैन सी दैट बेंजीन इज मोर वॉलेटाइल, राइट. सिंस बेंजीन इज मोर वॉलेटाइल, तो यहाँ पर द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, नो. लिक्विड में 50-50 था, तो उससे ज्यादा ही रहेगा ना. ठीक है, क्लियर है ये. चलो, आज के लिए इतना काफी था. Based upon this, you would be able to do a significant number of questions. किसी को कुछ डाउट है from solid state? Anything that you would have done solved? कुछ आंसर आया नहीं हो, मैच नहीं करे हो, फटाफट पूछ लो. हाँ बिल्कुल. सॉलिड स्टेट में सब्जेक्टिव में क्या डाउट है? How do we know which atoms are touching in a salt in NaCl? In a salt, cation anion would be touching. They are going to be the nearest neighbor. Anion थोड़ा टच करेंगे, cation थोड़ा टच करेंगे. Opposite charges are what are going to be closest, no? So it's a cation and anion that are going to touch each other. ठीक है, और बताओ. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आयोनिक इक्विलिब्रियम का है ये तो. ये अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. थोड़ा फुर्सत में बैठ के डिस्कस करने वाली चीज है ये. मिलेगा तो सही, कहीं ना कहीं पर मैंने डिस्कस किया होगा. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, किस दिन फुर्सत में पूछना. मिल नहीं रहा है एक्चुअली. देयर वाज अ डिस्कशन दैट आई हैड डन, किसी और जगह मिलेगा. ठीक है, क्या कह रहे हो? होम असाइनमेंट का 1 का क्वेश्चन 19, एक मिनट, लेट मी ओपन HA1 क्वेश्चन 19. हाँ, इसका आंसर जो मैंने नोट्स में लिखा है उससे मैच नहीं करता ना, बट मैंने डबल चेक करा हुआ है, वो जो नोट्स में लिखा है वो सही है. ठीक है, मैं ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स? चलो, ऑल राइट देन, आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.